चलो लास्ट टाइम वी जस्ट स्टार्टेड विथ सी शार्प उप्स कंसेप्ट। कुछ पॉइंट्स भी देखे थे हमने उप्स के, फिर 4 प्रिंसिपल्स भी देखे थे हमने, है ना। डॉटनेट कंसेप्ट होता क्या ये देखा था। डॉटनेट में 2 मेन लैंग्वेजेस है, एक सी शार्प लैंग्वेज और दूसरा वीबी लैंग्वेज। उस लैंग्वेज में हमने ये देखा था कि लैंग्वेज के भी पहले हम बेसिक कंसेप्ट्स में देखा था कि लैंग्वेज होता क्या। तो लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन मीडियम है जिसके थ्रू हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के साथ भी कम्युनिकेशन करना है तो कम्युनिकेशन के लिए कंप्यूटर के भी कुछ लैंग्वेजेस होते हैं जो हमें यूज़ करने होते हैं। तो कंप्यूटर के कौन से लैंग्वेजेस होते हैं या जितने भी लैंग्वेजेस होंगे उनको हमने 2 टाइप में कैटेगराइज किया था। तो उसमें से एक टाइप था हमारा स्ट्रक्चर्ड, एक टाइप था लो लेवल लैंग्वेज और दूसरा हाई लेवल लैंग्वेज। अब जो भी मशीन लैंग्वेज है वो लो लेवल लैंग्वेज था और जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वो सारे हाई लेवल लैंग्वेज थे। हाई लेवल लैंग्वेज के भी 2 टाइप्स थे, मतलब आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी 2 टाइप्स थे। एक था स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड और दूसरा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने देखा था सी लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में था सी प्लस प्लस, जावा, वीबी, पाइथन, सी शार्प, गो लैंग्वेज। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के मेन 4 पिलर्स थे, 4 प्रिंसिपल जिस पे आपका उप्स बेस्ड है। तो कौन सी 4 पिलर है इसमें? इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। उसमें हमने देखा था इनकैप्सुलेशन क्या होता है। तो इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है रैपिंग ऑफ डेटा एंड स्टोर एज अ सिंगल यूनिट। जो भी डेटा अपने पास होगा उसको हम रैप करके एज अ सिंगल यूनिट करके स्टोर करेंगे। तो हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे, जैसे कॉलेज प्रोजेक्ट है ना, आपका लैपटॉप इटसेल्फ था इनकैप्सुलेशन। फिर उसके बाद हमने देखा था एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है। तो एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन मीन्स shows only required or relevant information and जितना भी अनवांटेड डेटा होगा उसको हाइड करना। सो शोज ओनली रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, हाइड इररिलेवेंट और अनवांटेड डेटा। फिर उसके बाद हमने देखा था इनहेरिटेंस क्या होता है। तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है रिट्राइव प्रॉपर्टीज फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस। और लास्ट था पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है परफॉर्म मेनी फॉर्म्स, अलग अलग रोल प्ले करना, इट्स कॉल्ड एज अ पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये जो भी उप्स कंसेप्ट है ये फॉलो करने के लिए या हमें यूज़ करने के लिए इसमें कुछ टर्म्स हम यूज़ करते हैं। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे, फिर वो सी प्लस प्लस हो, जावा हो, सी शार्प हो, कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हो, तो उसमें हम कुछ टर्म्स यूज़ करते हैं। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं टर्म्स यूज्ड इन उप्स। कौन से टर्म्स यूज़ कर सकते हैं? तो पहला टर्म होता है क्लास। अब क्लास कंसेप्ट होता क्या ये हमें समझ लेना इंपॉर्टेंट है। तो क्लास होता क्या है देख लो, एक सिंपल डायग्राम। किसी भी इन जनरल एंटिटी को हम क्लास बोलेंगे, कोई भी इन जनरल एंटिटी हो, फिर वो कॉलेज हो सकता है। इन जनरल आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल, कोई कॉलेज पता नहीं, कौन सा कॉलेज नहीं पता, बट इन जनरल आई एम टॉकिंग अबाउट कॉलेज। आई एम टॉकिंग अबाउट कंपनी, विच कंपनी डोंट नो, बट आई एम टॉकिंग अबाउट कंपनी। स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट। तो कौन सा स्टूडेंट पता नहीं। तो जब हम इन जनरल किसी भी कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, किसी भी टर्म के बारे में बात करेंगे, किसी भी इन जनरल एंटिटी के बारे में बात करेंगे, तो उसको हम क्लास बोलते हैं। तो क्लास का डेफिनेशन क्या है? इन जनरल एंटिटी, इन सिंपल वर्ड्स। एक सिंपल एग्जांपल देख लो। मान लो अपने पास कार एक क्लास है। क्या अपने पास एक कार है? क्या है? एक कार, वो क्लास है। इस कार के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी कार के अंदर? कार का स्पीड हो सकता है, कार का कलर हो सकता है, कार का सीटिंग कैपेसिटी हो सकता है, और क्या हो सकता है? कार का एवरेज हो सकता है, कार का फ्यूल टाइप हो सकता है। तो मान लो कार की कुछ प्रॉपर्टीज है, कार का प्राइस हो सकता है। मान ले कार की कुछ प्रॉपर्टीज है, ऑल आर व्हाट? प्रॉपर्टीज ऑफ अ कार। अब ये सारे कार के प्रॉपर्टीज है, तो कार हो गया मान लो क्लास। अब ठीक से देख लो, अब मैं 2 स्टेटमेंट लिखता हूं, देख लो। पहला स्टेटमेंट में लिख रहा हूं
कार प्राइस इज इक्वल टू 2 लाख और सेकंड स्टेटमेंट में लिख रहा हूं नैनो कार प्राइस इज 2 लाख। इसे देख लो, पहला स्टेटमेंट मैंने क्या लिखा, कार का प्राइस 2 लाख है और दूसरा स्टेटमेंट मैंने क्या लिखा, नैनो कार का प्राइस 2 लाख है। अब इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट लॉजिकली करेक्ट है ये ठीक से देख लो। पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है मैंने, कार का प्राइस 2 लाख है। मान लो उस स्टेटमेंट को देख के हमें ऐसा लग रहा है कि यार कौन सी कार का प्राइस 2 लाख है, देयर इज अ कंफ्यूजन। क्या सारे कार का प्राइस 2 लाख है? चलो BMW से अच्छा नैनो ही परचेस कर, सॉरी नैनो से अच्छा BMW परचेस कर ले, 2 लाख में मिल रहा है। तो कार का प्राइस 2 लाख, देयर इज अ कंफ्यूजन। बट जैसे हम बोलते हैं नैनो कार का प्राइस 2 लाख है तो कोई कंफ्यूजन नहीं, नैनो का प्राइस 2 लाख है, BMW का डिफरेंट हो सकता है, ऑडी का डिफरेंस प्राइस है, तो मतलब डिफरेंट कार हैज अ डिफरेंट प्राइस, बट नैनो का प्राइस 2 लाख है। तो ठीक से सुनो, जब हम कार बोलते हैं ना कार, तो कोई भी स्ट्रक्चर हमारे आंखों के सामने नहीं है, बट जैसे हम बोलते हैं नैनो कार, तुरंत एक छोटा कार समझ में आता है। अगर हम स्टूडेंट बोलेंगे ना, कोई स्ट्रक्चर सामने नहीं है, बट जैसे मैं बोलता हूँ मेडिकल स्टूडेंट, तुरंत पता चलता है यार एक व्हाइट कोट में स्टूडेंट है। जैसे हम बोलते हैं लॉ स्टूडेंट, तुरंत पता चला ब्लैक कोट में खड़ा है। अगर हम कॉलेज बोलते हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बट जैसे हम बोलते हैं डी वाई पाटिल कॉलेज या सिंहगढ़ कॉलेज, तो इससे तुरंत स्ट्रक्चर सामने आता है। इसका मतलब इफ वी आर टॉकिंग इन जनरल, तो इन जनरल टर्म में हमारी क्लास और इन जनरल टर्म के कुछ प्रॉपर्टीज होंगे, और उसकी प्रॉपर्टी को अगर हमें कॉल करना है, जैसे प्राइस प्रॉपर्टी, मैं डायरेक्टली कार के नाम से कॉल नहीं कर सकता क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन है, क्योंकि कार एक नहीं है ना, बहुत सारी कार है। सिंपल एग्जांपल देख लो, आप किसी को अगर बोलते हो कि मैंने यार कल एक मूवी देखा, सबसे पहला क्वेश्चन होगा आगे वाले का, कौन सा मूवी, क्योंकि मूवी एक नहीं है ना, तो मूवी इज इन जनरल, और कोई XYZ नेम होगा मूवी का, तो दैट वर्ड बिकम्स एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है आपका मूवी कैसा है। सिमिलरली अगर मैं कार बोल दूं, तो कार से कुछ स्ट्रक्चर सामने नहीं आ रहा है, बट जैसे ही मैं बोलता हूँ नैनो कार, तो इमिडिएटली वी विल गेट ए स्ट्रक्चर, तुरंत हमें स्ट्रक्चर मिल जाता है, पता चलता है कि हमारा कार कैसे दिखने वाला है, और उसी कंसेप्ट को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कार हो गया आपका ऑब्जेक्ट, सॉरी क्लास, और नैनो हो गया ऑब्जेक्ट। तो देख लो इसमें प्रॉपर्टीज क्या क्या है, नैनो क्या हुआ ऑब्जेक्ट, कार क्या हुआ क्लास, प्राइस क्या होगी उसकी प्रॉपर्टी, और जो आगे वाला पार्ट है 2 लाख, दैट इज व्हाट वैल्यू। नैनो हो गया ऑब्जेक्ट, कार हो गया क्लास, प्राइस होगी प्रॉपर्टी, एंड वैल्यू होगी 2 लाख, है ना। तो ठीक से सुनो, क्लास अगर हमें डिफाइन करना तो हम क्या बोलेंगे, इट इज जनरल एंटिटी। किसी भी इन जनरल टर्म को हम क्लास बोलेंगे, जैसे वो सिटी इन जनरल है तो क्लास हो गया, आई एम टॉकिंग अबाउट कंपनी, तो इन जनरल है, कंपनी क्लास हो गया, कस्टमर क्लास हो गया, व्हीकल क्लास हो गया। बट अगर हम उसको प्रॉपर आइडेंटिटी देंगे ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कोई पुणे सिटी XYZ कंपनी, जब उसको हम प्रॉपर नेम देंगे ना, दैट वुड बिकम्स एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का मेन पर्पस क्या हुआ फिर, जैसे यहाँ पे देखो, ये प्राइस प्रॉपर्टी कॉल करने के लिए हमने ऑब्जेक्ट को यूज किया, ऑब्जेक्ट को यूज किया टू कॉल द प्राइस प्रॉपर्टी। इन शॉर्ट ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू कॉल अ प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्लास। तो ठीक से देख लो, क्लास का डेफिनेशन क्या बोलेंगे हम, इट इज अ जनरल एंटिटी। इन देखो, प्रोग्रामेटिकली class is a reference variable, sorry reference type data type, reference type data type क्या हम आगे देखेंगे। और क्या बोल सकते हैं देख लो, it is a collection of functions and variables which are called as properties of a class। तो क्लास की
प्रॉपर्टीज बोलेंगे। जैसे एक कार की प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो कार का स्पीड, प्राइस, एवरेज, सीटिंग कैपेसिटी, फ्यूल टाइप, जो भी है। वैसे नॉर्मल इन जनरल हम देखेंगे तो क्लास की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके फंक्शंस एंड वेरिएबल्स। इसके एग्जांपल्स क्या लिख सकते हैं हम कार के, क्लास के, कुछ भी। एग्जांपल में हम बोल सकते हैं कार, कॉलेज, स्कूल, कुछ लिखता हूँ मैं कंट्री, एटसेट्रा। वी आर टॉकिंग इन जनरल, दैट इज कॉल्ड एज अ क्लास। नेक्स्ट होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को यूज करते देख लो, उसका मतलब क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं इट इज अ स्पेशल एंटिटी, इज अ स्पेशल एंटिटी। ऑब्जेक्ट प्रोग्रामेटिकली क्या बोल सकते हैं देख लो, ऑब्जेक्ट इज अ रेफरेंस वेरिएबल क्लास डेटा टाइप। ऑब्जेक्ट इज अ रेफरेंस वेरिएबल ऑफ क्लास डेटा टाइप। क्या बोलेंगे ऑब्जेक्ट को, इट्स अ रेफरेंस वेरिएबल ऑफ क्लास डेटा टाइप। इसका मेन पर्पस क्या है देख लो, इट इज मेनली यूज्ड टू कॉल प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्लास। मेन पर्पस क्या है, हम क्लास की प्रॉपर्टीज को कॉल कर सकते हैं। इसका मेन पर्पस क्या है, हम क्लास की प्रॉपर्टीज को कॉल कर सकते हैं। अब क्या क्या एग्जांपल्स होंगे ऑब्जेक्ट के देख लो, तो ऑब्जेक्ट के एग्जांपल्स है, पहला देख लो, कार इज अ क्लास, then nano, BMW, Audi, Ford, etc. are objects of a car class. कार क्लास के ऑब्जेक्ट्स। तो ये होता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। सो क्लास का मतलब होता है एक स्पेशल एंटिटी, सॉरी इन जनरल एंटिटी, और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एक स्पेशल एंटिटी। कहीं पे भी जैसे हम अगर बोलते हैं ना कॉलेज, तो क्लास हो गया, कुछ नाम देते हैं उसको तो हो गया ऑब्जेक्ट। जैसे स्टूडेंट बोल दो क्लास हो गया, और जैसे मैं बोलता हूँ अजय तो हो गया ऑब्जेक्ट। लैपटॉप क्लास हो गया, HP लैपटॉप ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट ये कंसेप्ट है। अब ये इन जनरल ठीक है, अब हमें प्रोग्रामेटिकली इन कंसेप्ट को देखना है, इसलिए हमें प्रोग्राम की तरफ अभी बढ़ना है। और प्रोग्रामिंग करने के लिए हम C# लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं। तो C# लैंग्वेज यूज करते टाइम एक प्रोग्राम हम कैसे लिख सकते हैं देख लो। तो अभी हम क्या सीख रहे हैं, C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसके थ्रू हम अपने प्रोग्राम्स कर सकते हैं। अभी प्रोग्राम करना मतलब क्या, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना, मशीन के साथ इंटरेक्ट करना। अब ये इंटरेक्शन प्रोग्रामेटिकली मींस बाय यूजिंग C# लैंग्वेज कैसे करते हैं देखेंगे। अब ये करने के लिए एक सिंपल सा टास्क देखें। टास्क क्या करना है हमें देख लो, ऐड 2 नंबर्स। पहले क्या करना है हम देखेंगे, एक्सेप्ट 2 नंबर्स फ्रॉम यूजर एंड ऐड दोज नंबर्स। हम क्या करेंगे, यूजर से 2 नंबर एक्सेप्ट करेंगे और उनको ऐड करेंगे। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक से देख लो, स्टेप बाय स्टेप, एकदम नॉन टेक्निकली वे से देखेंगे। सोचो आपके सामने कैलकुलेटर है और आपको कैलकुलेटर पे 2 नंबर्स का एडिशन करना है। तो एज ए यूजर हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो करोगे, ठीक से देख लो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस कैलकुलेटर पे एक नंबर एंटर करेंगे। नंबर एंटर किया, फिर हम प्लस बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम सेकेंड नंबर एंटर करेंगे, फिर हम इक्वल टू पे क्लिक करेंगे, फिर हमें दोनों नंबर का एडिशन दिखेगा। अब थोड़ा सा सोचो, जब आपने पहला नंबर एंटर किया और प्लस बटन पे क्लिक करोगे ना, तो कभी कभी वो पहला नंबर चला जाता है कैलकुलेटर से। फिर जब दूसरा नंबर एंटर करते हो, वो भी कहीं चला जाएगा बाद में इक्वल टू पे क्लिक करने के बाद, और डायरेक्टली आउटपुट चला आता है। बट पहला नंबर भले ही जा रहा है, बट कैलकुलेटर में कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रहा है ना। और स्टोर करने के लिए उसको कुछ मेमोरी, कुछ स्पेस की जरूरत पड़ेगी।
सिमिलरली अगर मुझे भी कंप्यूटर में दो नंबर्स का एडिशन करना है बाय यूजिंग सी शार्प या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो जब मैं यूजर से वो दो नंबर लूंगा तो मुझे उनको कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा कंप्यूटर में, और उसी स्टोरेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोला जाता है वेरिएबल। क्या बोलते हैं उसको? वेरिएबल। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में वेरिएबल कंसेप्ट होता ही है। वेरिएबल का मतलब क्या है कि कुछ भी डेटा आपके पास है तो उसको कहीं ना कहीं आपको स्टोर करना पड़ेगा। एक सिंपल एग्जांपल देख लो, मैं आपको अगर फ्रूट्स दे रहा हूँ, वो फ्रूट्स आपको स्टोर करने के लिए कोई ना कोई तो कंटेनर लेना पड़ेगा, तो दैट कंटेनर इटसेल्फ अ वेरिएबल। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसी कंटेनर को हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल। और इन जनरल अगर हम देखेंगे ना तो वेरिएबल मतलब एक एड्रेस होता है कंप्यूटर में जहाँ पे आपका वैल्यू स्टोर होता है। तो वेरिएबल का डेफिनेशन कैसे बोलेंगे? इट इज अ कंटेनर which contain value। दूसरा क्या बोलेंगे देख लो, इट इज अ रेफरेंस इट इज अ वेरिएबल, इट इज अ एड्रेस, इट इज द एड्रेस इन द कंप्यूटर वेयर वी स्टोर अ वैल्यू, वेयर वी स्टोर अ वैल्यू। एक एड्रेस है जहाँ पे हम वैल्यू को स्टोर करते हैं, जो वेरिएबल है। वेरिएबल को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इट इज द मेमोरी लोकेशन वेयर वैल्यू गेट स्टोर। अगर हम कहीं पे ऐसा लिखेंगे ना, देखो a इक्वल टू 10, इसका मतलब क्या हुआ? वेयर ए हो गया वेरिएबल और 10 क्या हुआ? वैल्यू। ये हो गया वेरिएबल और 10 क्या हुआ उसका? वैल्यू। ये वेरिएबल। अब ठीक से सुनो, मुझे भी दो नंबर का एडिशन करना है, तो दो नंबर का एडिशन करना है तो मुझे कितने वेरिएबल लेने पड़ेंगे? वैसे तो देखो 3, क्योंकि एक नंबर स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए, दूसरा नंबर स्टोर करने के लिए दूसरा वेरिएबल, और उनका एडिशन भी आपकी वेरिएबल में आएगा तो 3। तो मैंने क्या किया? 3 वेरिएबल लिया और लास्ट में सेमीकोलन दिया। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर सिंगल लाइन स्टेटमेंट सेमीकोलन से एंड होता है, तो मैंने क्या किया? लास्ट में सेमीकोलन दिया। तो मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए। अब ये हो गया मेरा वेरिएबल कंसेप्ट। अब ठीक से सुनो, हमें जब कोई कुछ दे रहा है तो उसको स्टोर करने के लिए हमने एक कंटेनर लिया और उसी कंटेनर को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोलेंगे वेरिएबल। अब सोचो, अगर आपको मैंने फ्रूट्स दिए या कोई आपको फ्रूट्स दे रहा है, तो उस फ्रूट्स को स्टोर करने के लिए आप बॉटल ले सकते हो क्या? पॉसिबल नहीं है। उस फ्रूट्स को स्टोर करने के लिए हम बॉटल नहीं ले सकते। अगर आपको मैं वाटर दे रहा हूँ, कैन यू स्टोर दैट वाटर इनटू बास्केट? अगेन इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि वाटर है आपका लिक्विड, और वो बास्केट में कैसे रहेगा? क्योंकि बास्केट में तो सॉलिड थिंग्स रहेंगी। तो इसका मतलब आपको जैसे जैसे कंटेंट्स हम दे रहे हैं वैसे कंटेनर्स आप चूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको फ्रूट्स दे रहा हूँ तो आप उसको बास्केट में स्टोर करोगे या किसी वेसल में। इफ आई एम गिविंग वाटर टू यू तो यू विल टेक बॉटल और एनी अदर वेसल। तो जैसे कंटेंट है वैसे कंटेनर आप सिलेक्ट करोगे। सिमिलरली कंप्यूटर में भी यूजर कुछ अलग अलग वैल्यूज एंटर कर सकता है, अलग अलग डेटा से कर सकता है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि यूजर ऐसे कुछ नंबर्स दे, कभी हो सकता है यूजर कैरेक्टर्स दे, कभी हो सकता है यूजर वर्ड्स देगा, वर्ड एंटर करेगा। यूजर है, नॉन टेक्निकल है, कुछ भी एंटर कर सकता है। कभी कभी यूजर पॉइंट वाले वैल्यूज दे सकता है। अगर यूजर ऐसे नंबर्स दे रहा है तो नंबर्स का टाइप भी डिफाइन करना जरूरी है, और उसी चीज को बोला जाता है डेटा टाइप। सो डेटा टाइप का मतलब क्या होता है? इट डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा। तो ये अगर नंबर चाहिए तो उसका डेटा टाइप क्या रहेगा? इंटीजर। ऐसे ही अगर आपको सिंगल कैरेक्टर्स चाहिए तो इसका डेटा टाइप क्या रहेगा? कैरेक्टर। अगर आपको वर्ड्स चाहिए तो उसका डेटा टाइप क्या रहेगा? स्ट्रिंग। अगर आपको पॉइंट वाला डेटा चाहिए तो उसका डेटा टाइप क्या रहेगा? फ्लोट। और उसको एफ लिखते फ्लोट को लास्ट में।
तो आपको जिस टाइप के डेटा चाहिए उस टाइप का कंटेनर लेना पड़ेगा। तो वैसे ही सेम यहाँ पे देख लो, मुझे इंटीजर चाहिए, 2 नंबर चाहिए 10 20, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा फिर इंट। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले देख लो मुझे ऐसे नंबर चाहिए ना होल नंबर, दैट्स व्हाई आई डिक्लेयर्ड इंट वेरिएबल। अगर पॉइंट वाले चाहिए होते तो फ्लोट लिखते। तो मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। तो सबसे पहले हमने क्या रेडी रखा, हमें जो भी कंटेंट्स यूजर से मिलेंगे, जो भी वैल्यूज मिलेंगे, उनको स्टोर करने के लिए हमने कंटेनर पहले डिक्लेयर कर लिए। अब कंटेनर आपके पास है। अब मान लो आपको अभी यूजर को एक मैसेज देना है कि भाई एक नंबर एंटर कर ले। क्या करना है, हमें यूजर को एक मैसेज देना है। तो सी शार्प में अगर कोई भी मैसेज आपको प्रिंट करना है तो हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं। वो स्टेटमेंट एक कंसोल, सी कैपिटल होगा, डॉट राइट लाइन, और इस ब्रैकेट के अंदर आपको जो भी मैसेज देना है दे दो। तो मैसेज दिया मैंने इंटर फर्स्ट नंबर। क्या मैसेज दिया मैंने, इंटर फर्स्ट नंबर। तो मैंने क्या किया, इंट ए कॉमा बी कॉमा सी ऐसे 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, और उसके बाद मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर मैसेज दिया। तो राइट लाइन में कंसोल में सी कैपिटल, राइट लाइन में डब्ल्यू एस कैपिटल। तो कंसोल का मतलब होता है कमांड प्रॉम्प्ट, ब्लैंक विंडो, डॉस विंडो, और राइट लाइन का मतलब होता है उस पर एक लाइन राइट करो। तो ये लाइन डायरेक्टली उस विंडो पर राइट हो जाएगी। तो यूजर क्या करेगा, उस लाइन को रीड करके एक वैल्यू एंटर करेगा। यूजर क्या करेगा, उस लाइन को रीड करके एक वैल्यू एंटर करेगा। तो जब यूजर एक वैल्यू एंटर करेगा तो एज ए प्रोग्रामर हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। सी शार्प या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी यूजर इनपुट आप लेते हो ना, सी शार्प हो या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जहाँ पे आप यूजर से इनपुट लेते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट वो इनपुट आता है स्ट्रिंग फॉर्मेट में। इसमें आता है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, बट हमें किस में चाहिए, इंटीजर में। स्ट्रिंग मतलब बंच ऑफ कैरेक्टर्स, बट हमें चाहिए किसमें, इंटीजर में। तो हम क्या करेंगे, उस स्ट्रिंग डेटा को अपने स्पेसिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करोगे देख लो नेक्स्ट लाइन आपका। देखो अभी क्या कर रहे हैं, a इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट टू इंट 32, और ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे कंसोल डॉट रीड लाइन पैरामीटर। लिखा हमने कन्वर्ट डॉट टू इंट 32, ब्रैकेट के अंदर कंसोल डॉट रीड लाइन। इससे क्या होगा देख लो, सबसे पहले यूजर ये मैसेज रीड करेगा, वो एक वैल्यू एंटर करेगा। जो भी वैल्यू एंटर किया तो उसको हमने पहले क्या किया, रीड कर दिया। रीड का मतलब हमने उसको एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट करके हमने क्या किया, उसको इंटीजर 32 बिट में कन्वर्ट किया। ये जो 32 बिट है उसके बेसिस पे डेटा टाइप डिफरेंट होता है। देख लो 32 होगा तो डेटा टाइप इंटीजर आता है। फिर और भी 3 चीजें होती है, एक होता है 16, एक होता है 32 और दूसरा होता है 64। तो 16 अगर होता है ना उसको बोलते हैं शॉर्ट इंट। इंट लिखते हो तो ये इंटीजर है 632, और जब 64 होता है तो होता है लॉन्ग इंट। तो शॉर्ट, लॉन्ग एंड इंट ऐसे होता है। शॉर्ट, लॉन्ग एंड इंट ऐसे होता है। तो अभी हमें क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए, तो हमने क्या किया 32 लिया, क्योंकि मिडम मेमोरी एलोकेट होती है। अगर शॉर्ट मतलब कम मेमोरी एलोकेट होगा, लॉन्ग मतलब थोड़ा ज़्यादा मेमोरी एलोकेट होगा। तो इससे क्या हुआ, पहले यूजर ने एक मैसेज रीड किया और उसने एक वैल्यू एंटर किया, तो एज ए प्रोग्रामर उस वैल्यू को हमने यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, और एक वैल्यू यूजर से लेना है, तो हम और एक मैसेज देंगे। कंसोल डॉट राइट लाइन में हम बोलेंगे इंटर सेकेंड नंबर। क्या करेंगे, b इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट टू इंट 32, इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, कंसोल डॉट रीड लाइन। मतलब क्या हुआ, इस लाइन से हमें पहला वैल्यू मिला और इस लाइन में हमने सेकेंड वैल्यू एक्सेप्ट किया। अब जैसे हमें दोनों भी वैल्यू मिल जाते तो अब ऐड करेंगे, तो एडिशन कैसे होगा, c इक्वल्स टू a प्लस बी। मतलब a एंड b का एडिशन होगा, और वो एडिशन कहाँ पे स्टोर हुआ, c में। अब जो एडिशन आएगा उसको प्रिंट भी तो करना है, तो प्रिंट करने के लिए हम लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन। और इसके अंदर देखो कैसे प्रिंट कर रहा हूँ, पहले स्टैटिक मैसेज देंगे एडिशन इक्वल्स टू, और आगे प्लस सी लिखेंगे। प्लस का मतलब कॉनकैट होता है, मतलब ये दो वर्ड्स को जोड़ेगा, एडिशन इक्वल टू और आगे सी का जो वैल्यू आएगा इन दोनों को ये जोड़ रहा है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने दो नंबर्स का भी एडिशन कर दिया। अब दो नंबर का जो भी एडिशन आएगा तो उसके लिए हमने ये स्टेटमेंट लिखे। बट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम स्टेटमेंट ऐसे नहीं लिख सकते। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, क्या बोलता है कि स्टेटमेंट को आप कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते, उन स्टेटमेंट्स को आपको रैप करना पड़ता है एक जगह पे। उस स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे, एक जगह पे रैप करेंगे। तो रैपिंग कैसे किया जाएगा देख लो। रैपिंग करना है मतलब इसको ना टाई किया जाता है। जैसे यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज किया, तो कुछ ऐसे स्टेटमेंट मैंने आगे भेजता हूँ, थोड़ा दिखेगा भी प्रॉपर। हमने क्या किया, ऐसे स्टेटमेंट को टाई कर दिया। बट इस स्टेटमेंट को टाई करने के बाद कुछ ना कुछ तो नेम देना पड़ता है। तो इसी के ऊपर हम क्या करेंगे, एक फंक्शन लिखेंगे जिसको बोलेंगे void add पैरेंथेसिस। तो ये होता है फंक्शन, ऐड नाम का फंक्शन हमने डिक्लेयर किया। और void का मतलब होता है नॉन रिटर्न टाइप। और कहीं पे भी अगर आपको ब्रैकेट्स दिखते हैं ना, तो उसको ऑलवेज बोलो इट्स अ फंक्शन। कहीं पे भी अगर आपको ब्रैकेट्स दिखेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, फंक्शन। तो क्या हुआ यहाँ पे पता है, यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक फंक्शन बना दिया ऐड नाम का, जिसके अंदर हमने ये स्टेटमेंट्स लिखे। वैसे अगर मुझे सब्सट्रैक्शन करना है तो मैं क्या करूंगा, देखो सेम फंक्शन लिखूंगा, उसके बाद चेंज कहाँ पे होगा देख लो, सेम फंक्शन लिखूंगा, नेम चेंज क्या होगा, सब्सट्रैक्शन। और यहाँ पे बस मैसेज चेंज होगा, और यहाँ पे भी लिखेंगे सब्सट्रैक्शन, लाइक दिस। तो मैंने क्या किया, दो फंक्शंस बना दे, एक फंक्शन एडिशन के लिए, दूसरा सब्सट्रैक्शन के लिए। ये एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, हम स्टेटमेंट्स को बाइंड कर रहे हैं एक फंक्शन के अंदर। जैसे होता है ना कि आपके पास कुछ 10-12 अलग अलग चीजें हैं, तो आप उसको अलग अलग करके कैरी नहीं करते, उसका रैप करते और एक नेम देते, उसके कुछ लेबल। जैसे अगर आपके पास 10 कुछ कॉइन्स हैं, तो आप उसको जेब में रख देते हो या वॉलेट में रख देते हो, कुछ अमाउंट है तो, या कोई भी कंटेंट्स आपके पास है तो उसको रैप करके आप एक कंटेनर में रखोगे। तो वैसे यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स अपने पास है, उन स्टेटमेंट को रैप करके हमने एक फंक्शन में रखा है। तो हमने यहाँ पे दो फंक्शंस लिखे। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको जितने चाहे उतने फंक्शंस बनाओ चलेगा, बट उन सभी फंक्शंस के साथ आपको एक मेन फंक्शन बनाना पड़ता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देख ला, एक घर है, उस घर को बहुत सारे रूम्स है अंदर, बेडरूम है, किचन है, और एक बेडरूम है, हॉल है, बहुत सारे रूम्स है। हर रूम के अंदर जाने के लिए एंट्री होगा, बट उस घर के अंदर जाने के लिए एक मेन एंट्री होता है। सिमिलरली अपने प्रोग्राम में भी हम जितने चाहे उतने फंक्शंस बना सकते हैं, बट उन सभी फंक्शंस के लिए एक मेन एंट्री होना जरूरी होता है, और उसी मेन एंट्री को हम बोलते हैं फंक्शन। उसी मेन एंट्री को क्या बोलते हैं, फंक्शन, मेन फंक्शन। तो इस फंक्शन के साथ हम एक मेन फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। तो देख लो कैसे होगा, कि मेन फंक्शन का फॉर्मेट फिक्स होता है, स्टैटिक वॉइड मेन, एम कैपिटल, और इसके अंदर लिखा जाता है स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट args, दैट इज आर्ग्यूमेंट्स, ऐसे लिखा जाएगा। तो स्टैटिक का मतलब होता है सिंगल कॉपी। तो हमारे पास मेन फंक्शन एक ही होता है। जैसे नॉर्मली देख लो, हर रूम में बहुत सारे दरवाजे, बट मेन एंट्री कितना है, एक ही होता है, मेन गेट। तो वैसे अपने प्रोग्राम में भी मेन एंट्री एक ही होगा, इसलिए इसको स्टैटिक लिखा जाता है। वॉइड हो गया उसका नॉन रिटर्न टाइप, मेन हो गया उसका नेम, और इसमें बाय डिफॉल्ट एक स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट पास किया है, एरे। अब यहाँ पे क्या हुआ है, तीन फंक्शन हमने बनाए हैं, एक बना है ऐड, दूसरा सब्सट्रैक्शन, और तीसरा मेन। ये नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तक चलता है, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या बोलता है कि कोई भी फंक्शन आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या बोल सकता है, कोई भी फंक्शंस आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, उनको रैप करके क्लास में स्टोर करना पड़ता है। तो क्लास में कैसे स्टोर करोगे, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे भी, एक क्लास बनाएंगे, और उसको कुछ भी नाम दे दो। चलो क्लास को नेम देता हूं मैं प्रोग्राम। फिर यहाँ पे इसका ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, जो कि एकदम लास्ट में क्लोज होगा। तो अभी रैपिंग देख लो कैसे हुआ है। हमने क्या किया, एक ऐड नाम का फंक्शन बना दिया। हमने क्या किया, और एक फंक्शन बना दिया सब्सट्रैक्शन नाम का। फिर हमने मेन फंक्शन बना दिया, और तीनों फंक्शंस को हमने क्या किया, एक क्लास के अंदर रैप कर दिया। तो इस क्लास के अंदर ये जो ऐड सब्सट्रैक्शन हो गई, क्लास की प्रॉपर्टीज, और क्लास की प्रॉपर्टी को कॉल करना है तो हमें क्लास का बनाना पड़ता है ऑब्जेक्ट। जैसे इस डायग्राम में हमने देखा था कि कार क्लास की ये सारी प्रॉपर्टीज है, तो उस कार को कॉल करने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हमने। तो वैसे ही यहाँ पे भी हमें अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। बट ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनाओगे,
जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो सबसे पहले वो मेन फंक्शन के अंदर आएगा, क्योंकि हमारा जैसे मैंने बताया था कि घर में किसी भी रूम में जाना है तो सबसे पहले आपको मेन गेट पे आना पड़ेगा, मेन एंट्री पे आना पड़ेगा या फिर हॉल में आना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे भी जब भी आप किसी भी फंक्शन में चले जाओ, किसी भी फंक्शन को रन करो, बट पहला एंट्री आपका जाएगा मेन फंक्शन में। तो हम आ गए मेन में। अब मेन में तो कुछ नहीं लिखा है, हमें ऐड या सब्सट्रैक्शन कॉल करना है। बट ऐड एंड सब्सट्रैक्शन क्या है, ये मेन क्लास प्रोग्राम की प्रॉपर्टीज है। और क्लास की प्रॉपर्टी को कॉल करना है तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कैसे, देख लो अभी मेन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कुछ भी नाम दे दो, स्पेस दे, क्या डॉट नहीं स्पेस है, तो प्रोग्राम स्पेस पी लिखा हमने, इक्वल्स टू न्यू प्रोग्राम, और उसको आगे पैरेंथेसिस देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोग्राम है मेरा क्लास, पी मतलब उसको एक नेम दिया, टेम्पररी नेम प्रोग्राम को, और उसी को हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट, इक्वल टू न्यू प्रोग्राम। तो न्यू प्रोग्राम क्या करेगा, जो भी हमने नया पी ऑब्जेक्ट बनाया उसको मेमोरी एलोकेट करेगा। उसको मेमोरी एलोकेट कर रहा है मतलब इस क्लास की प्रॉपर्टी उसके पास चली जाएगी, और प्रॉपर्टी जाने के बाद लास्ट में उसमें से वो ऐड मेथड को कॉल करेगा, तो पी डॉट ऐड लिखेंगे। और लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखा जाता है सी शार्प में, वो है कंसोल डॉट रीड लाइन। ये आउटपुट विंडो को आपके स्टेबल करता है, रीड लाइन। ने क्या किया है, ठीक से देखो भी, एक क्लास के अंदर हमने दो फंक्शंस बना दिए, फिर एक मेन फंक्शन और मेन में क्लास का ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर दिया। अब यही प्रोग्राम कैसे क्रिएट करेंगे और रन करेंगे देख लो। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, विजुअल स्टूडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो विजुअल स्टूडियो कोई भी आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो 22 भी है, अब मेरे पास 13 है तो इसको मैं रन कर रहा हूँ। विजुअल स्टूडियो 13 को मैंने रन कर दिया। अब देख लो इस विजुअल स्टूडियो में हम क्या करेंगे। अब इस विजुअल स्टूडियो में हम एक नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो कैसे बनाओगे देख लो, फाइल फाइल न्यू प्रोजेक्ट बोल दो। न्यू प्रोजेक्ट बोलने के बाद यहाँ पे दो लैंग्वेज दिखेंगे, वैसे तो बहुत सारे लैंग्वेज है बट आपको विजुअल बेसिक, विजुअल सी शार्प, सी प्लस प्लस, एफ शार्प और बहुत सारे, तो उसमें से हम विजुअल सी शार्प पे क्लिक करेंगे। विजुअल सी शार्प पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे देख लो आगे कंसोल एप्लीकेशन है, उसमें भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, विंडोज वेब कंसोल, WPF, ASP.NET, बट हम अभी कंसोल ले रहे हैं। उसके बाद ये एप्लीकेशन कहाँ पे स्टोर करना है, तो यहाँ पे देख लो लोकेशन में ब्राउज करो। ब्राउज मतलब आपके प्रोग्राम्स किस लोकेशन पे स्टोर होंगे वो लोकेशन हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो चलो यहाँ पे लोकेशन में मैं नेम देता हूँ, नया फोल्डर बनाता हूँ, सी शार्प प्रोग्राम्स इवनिंग, ओपन करो। ऑलरेडी कुछ बना हुआ है यहाँ पे, चलो ठीक है, सेलेक्ट फोल्डर। अब इसके अंदर आपको क्या नाम देना है इस प्रोजेक्ट का, तो जो भी नाम देना, मैं चलो नेम देता हूँ फर्स्ट प्रोजेक्ट। कंसोल एप्लीकेशन यहाँ पे टिक करना है, उसका नेम दिया मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट, मोस्टली उसमें गैप मत देना, प्रॉपर लिखो और ओके बोलते। जैसे ओके बोलते हो तो यहाँ पे अभी कोड ऐड हो रहा है, देखो कोड को ठीक से देख लो। अब यहाँ पे आपका एक कोड ऐड हो रहा है, और उस कोड में अगर आप ठीक से देखोगे ना तो रेडीमेड उसमें आपको कुछ चीजें मिल रही है। तो क्या मिल रही है देख लो, देख लो क्या मिल रहा है आपको। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रेडीमेड एक क्लास बना मिल रहा है, ये नेम स्पेस है जो कलेक्शन ऑफ क्लासेस है, और ऊपर का पार्ट छोड़ दो फिलहाल। यहाँ पे क्लास प्रोग्राम लिखा हुआ है, मेन फंक्शन भी रेडीमेड है। तो अब हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन नहीं बनाएंगे, क्लास भी नहीं बनाएंगे। क्लास का नाम अगर चेंज करना है कर सकते हो, बट फिलहाल मैं प्रोग्राम में रख रहा हूँ। अंदर आ जाओ, अंदर आने के बाद सबसे पहले फंक्शन लिखेंगे वॉइड, और कुछ भी नेम दे दो, चलो मैं ऐड लिखता हूँ, पैरेंथेसिस, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स। अब वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इंट एबीसी, सेमीकोलन देना है। यहाँ पे सेमीकोलन नहीं देता, ये सिंगल लाइन स्टेटमेंट नहीं, उसके अंदर ये स्टेटमेंट है ना, बट एबीसी के बाद कुछ नहीं है, इसलिए मैंने इसको सेमीकोलन देके वहाँ पे खत्म कर दिया। अब देख लो नेक्स्ट कंसोल, देख लो इंटेलिजेंस अपने आप आता है।
राइट भी आता है, राइट लाइन भी आता है, हमें राइट लाइन चाहिए जो पूरा लाइन राइट करेगा। तो हम लिख रहे हैं इंटर फर्स्ट नंबर, फिर उसको एक्सेप्ट करेंगे तो कैसे लिखोगे, a इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट टू इंट 30, देख लो 16 मतलब क्या होता है शॉर्ट, देख लो यहाँ पे दिखा रहा है। वैसे ही टू इंट 32 16, 32 मतलब इंटीजर और 64 मतलब होता है लॉन्ग, तभी हम 32 ले रहे हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, कंसोल डॉट लाइन, इससे क्या हुआ, हमें एक ही नंबर मिला है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा नंबर लेंगे, तो सेम मैसेज दे रहा हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन में इंटर सेकेंड नंबर। क्या करेंगे, b इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 ब्रैकेट के अंदर कंसोल डॉट रीड लाइन, कंसोल डॉट रीड लाइन, वेट अ मिनट थोड़ा हैंग हो रहा है, फिर पैरेंथेसिस सेमीकोलन। तो इससे क्या मिला, मुझे दोनों नंबर्स मिल गए। अब जो दोनों नंबर मिलेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका एडिशन। तो c इक्वल्स टू a प्लस बी, एडिशन हो गया। अब उस एडिशन को हमें प्रिंट करना है, तो क्या करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन में लिखेंगे एक मैसेज जो भी आपको देना है, एडिशन इक्वल्स टू प्लस सी लिखेंगे, बस हो गया। सिमिलरली अगर आपको सब्सट्रैक्शन चाहिए तो क्या करोगे, वॉइड सब कुछ भी नाम दे दो, वापस इंट a कॉमा b कॉमा c। फिर जो दो लाइन्स है ना, ये वाला सब कुछ सेम रहेगा, देख लो। बस चेंज कहाँ कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट किया है, आप लोगों को लिखना है। मुझे दो नंबर्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन मिल गया। अब आ जाओ मेन में, तो मेन में क्या करेंगे, क्लास का ऑब्जेक्ट, क्लास का नाम क्या है, प्रोग्राम, जो ऊपर देख लो। पहले यहाँ पे जाके चेक करो क्या है क्लास का नाम, प्रोग्राम। और ये फाइल कहाँ सेव है, देख लो यहाँ पे प्रोग्राम डॉट सी एस। सी एस का मतलब होता है सी शार्प, तो सी शार्प में जो भी फाइल सेव होगी उसका एक्सटेंशन क्या रहेगा, डॉट सी एस। मेन में क्या करेंगे, प्रोग्राम, उसका ऑब्जेक्ट बना है पी इक्वल्स टू न्यू प्रोग्राम। फिर आगे क्या करो, पी डॉट ऐड, कोई भी एक फंक्शन कॉल करो, देख लो पी डॉट ऐड या सब्सट्रैक्शन, तो हम ऐड कॉल कर रहे हैं। और लास्ट में लिखेंगे कंसोल डॉट रीड लाइन। तो प्रोग्राम लिख के हुआ हमारा। अब रन करेंगे, तो रन करने के लिए यहाँ पे देख लो स्टार्ट ऑप्शन है, शॉर्टकट F5 भी कर सकते हो। जैसे स्टार्ट कर रहा हूँ तो देख लो क्या होता है। अब यहाँ पे मैसेज आ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर। अब ये फर्स्ट नंबर हम एंटर कर रहे हैं, देख लो 10। अब क्या पूछ रहा है, एंटर सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर दे रहा है 20। अब देख लो क्या होता है, एडिशन इक्वल्स टू 30। मैंने यहाँ पे एडिशन भी किया है, सब्सट्रैक्शन भी किया है, बट मैंने यहाँ पे ओनली एडिशन कॉल किया है, देख लो। अगर सब्सट्रैक्शन कॉल कर रहे हैं तो वापस क्या लिखोगे, पी डॉट सब्सट्रैक्शन। वापस रन करो, देख लो भाई 20 40 एडिशन मिला, नीचे देख लो वापस बोल रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकेंड नंबर, सब्सट्रैक्शन। तो ऐसे हम दो नंबर का एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। समझ में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी को यहाँ तक, जो भी हमने पढ़ा है, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन सभी को, बाकी लोगों के लिए। किसी को डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके, तो यहाँ तक करो प्रोग्राम अच्छे से, स्टेप बाय स्टेप। कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो स्काइप पे ही, ठीक है। आगे फिर इसी में नया टॉपिक पढ़ेंगे कल, थोड़ा